डोनेट कर दें H प्लस वो एसिड्स हैं, और जो ले लें H प्लस वो बेस, एडवांटेज बीइंग OH माइनस की ऑक्सीजन से उनको निजात मिल गई, क्योंकि हर एसिड या बेस भी या हर बेस में ऑक्सीजन हो आवश्यक नहीं था। ऐसे ही हर एसिड में हाइड्रोजन हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन H प्लस के जो लेन देन की बात है वो गले में अटकी हुई है। और एसिड्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक एसिड है, वेल नोन एसिड है। पानी में घोलने पर वो कैसे एसिड होगी, ये तो हमको समझा दिया किसने, अरिनियस ने, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन इन जनरल गैस फेज में अगर CO2 है, क्या तब भी वो बेस का काम, सॉरी एसिड का काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या तब भी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस दिखा सकती है? हाँ, दिखा सकती है। तो ये कैसे संभव होता है? इस पजल को सॉल्व किया फाइनली किसने? लुइस ने। लुइस ने कहा कि जैसे ही आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी भी एटम को पकड़ कर लाते हो एसिड या बेस के लिए, एक गड़बड़ हो जाती है कि हर एसिड में हाइड्रोजन नहीं होती या हर बेस में ऑक्सीजन नहीं होती। लेकिन एक चीज, वो कौन सी एक चीज है जो रिएक्ट भी कर सकती है, जिसका लेन देन भी हो सकता है, और वो हर एटम में है? ऐसे एक ही चीज है, और वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो लुइस ने कहा क्यों ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर, अच्छा लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह लुइस महाराज ने बनाए थे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लेन देन का अभ्यास उनको था ही, तो उन्होंने कहा ऐसे ही एक काम करते हैं, ऐसी एक स्टडिंग करते हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर दे, उन्होंने कहा वो है लुइस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो है लुइस एसिड्स। एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स व्हाइल बेसेस आर लोन पेयर डोनर्स, ये बताया जीएन लुइस ने। Species which can accept a pair of electrons from another species are Lewis acids, and species which donate a lone pair of electrons to another species are Lewis bases. Lewis acids, अब लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास कमी हो या जिसके मन में लालच हो। कमी किसके पास है? इनके पास है। कैटायंस, ऐसे कैटायंस जिनके ऑक्टेट उजड़े हुए हैं या जिनके मन में बहुत लालच लोभ है, वो लुइस एसिड्स हो सकते हैं। सबसे तगड़े लुइस एसिड्स में से एक है H प्लस। क्यों? हालत बहुत खराब है, एक प्रोटॉन है, पागलों की तरह लोन पर अट्रैक्ट करेगा क्या, ताकि उसकी जिंदगी बच सके। ठीक है। इसके अलावा डी ब्लॉक के कैटायंस हैं, जैसे Fe3 प्लस है, जैसे Zn2 प्लस है, कोई भी इस तरह के दूसरे कैटायंस ले लीजिए, Pt2 प्लस है। ये सब के सब कैसे हैं? बेहतरीन लुइस एसिड्स हैं, प्लस चार्ज है। हाँ जी, तो लोन पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसके अलावा मन में लालच है, बहुत सारा लालच है। क्यों? इलेक्ट्रॉन की तृष्णा इनकी पूरी नहीं होती, जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है, तो दूसरों से लोन पे दर दर एक्सेप्ट करते रहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इनके पास, तो ये सारे के सारे बेहतरीन लुइस एसिड्स है। कौन से? कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एंड H प्लस ऑफ कोर्स। और सिर्फ डी ब्लॉक ही नहीं, दूसरे कैटायंस भी मिल जाएंगे, पर डी ब्लॉक वाले तो सारे के सारे लगभग लालची हैं ही सही, एंड ऑल ऑफ देम कैन वेरी वेल बी, या मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट कैन बी वेरी वेल कॉल्ड लुइस एसिड्स। अच्छी बात है। और भी कोई है जिनके ऑक्टेट उजड़ गए हैं, उनको तो बड़ी तमन्ना होती है कि हाँ हम कहीं से लोन पर मिल जाए, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनके कंपाउंड्स BeCl2, BF3, AlCl3, इस तरह की स्पीशीज हैं, ये क्लासिकल एसिड्स हैं। तो आप ये देखें, ऑक्टेट अधूरा है तो लुइस एसिड है, जैसे ये है, ये है। इवन अगर आप CH3 प्लस कार्बोकैटायंस को देखिए, इनमें तो प्लस चार्ज भी है और ऑक्टेट भी अधूरा है, तो ये तो बहुत शक्तिशाली और बड़े शानदार लुइस एसिड्स हैं। H प्लस, CH3 प्लस, दे आर वेरी वेरी पावरफुल लुइस एसिड्स। क्या हर कैटायन लुइस एसिड होता है? ना। जैसे अगर S ब्लॉक के कैटायन देखिए, Na प्लस, K प्लस, ये खुश है, एक इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास, फेंक दिया, आजाद हो गए। अब क्या है? आप देखेंगे ये हैं जैसे हैं, कई लुइस एसिड्स हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इनकी लोन पेयर दूसरों से एक्सेप्ट करने की कोई विशेष टेंडेंसी नहीं है, इनकी जिंदगी गुलजार है, पहले ही खुश हैं। तो क्या होगा? तो आप देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज अगर कोई है, तो ये एक निश्चित रूप से बहुत तगड़ी एडेड एडवांटेज है, और ये गारंटी नहीं है कि वो लुइस एसिड होगा। चार्ज होने के साथ साथ मन में लालच भी होना चाहिए।
तो डी ब्लॉक कैटायंस, इवन पी ब्लॉक के कैटायंस आप देखेंगे वो भी ठीक ठाक लुईस एसिड्स बन जाते हैं, पाप नहीं लगता। एस ब्लॉक वाले संत महात्मा है, कहते हैं ठीक है यार छोड़ो, कौन रखेगा, दे दिए इलेक्ट्रॉन, खुश हैं हम, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना, इस तरह से। तो आप देखिए कि ये लुईस एसिड्स का कॉन्सेप्ट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना नेसेसरी है, नेसेसरी तो नहीं है पर सफिशिएंट अवश्य है। अगर किसी का ऑक्टेट अधूरा है तो लुईस एसिड तो गारंटीड है वो हो जाएगा। हाँ, अगर ऑक्टेट पूरा है तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लुईस एसिड नहीं होगा। जैसे SnCl4, ये क्या है, ऑक्टेट पूरा है तो, लेकिन लुईस एसिड है, बिल्कुल मस्त लुईस एसिड है। क्यों? 4-4 क्लोरीन ने मिलकर टिन की इतनी बैंड बजा दी है, इतना डेल्टा प्लस चार्ज टिन के ऊपर उसकी खोपड़ी पे ला दिया है कि उसकी लोन पर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और as such tin becomes an electron deficient Lewis acid. Yes indeed. और भी कोई है? जी हाँ, आप देखें empty d ऑर्बिटल्स अगर सेंट्रल एटम में है, empty d ऑर्बिटल्स किसके पास है? थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले हर एक के पास empty d ऑर्बिटल्स हैं। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स पी डी या एफ ब्लॉक का हर एटम लुईस एसिड हो सकता है इन प्रिंसिपल। हाँ जी, डेल्टा प्लस चार्ज अगर उसके ऊपर है तो वो निश्चित रूप से लुईस एसिड हो ही सकता है, क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की फैसिलिटी तो भगवान ने सबको दे ही रखी है। मल्टीपल बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या चीज है? जैसे CO2 है। अब आप कहेंगे जी CO2 के पास क्या एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं? नहीं है, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कैसे? मान लीजिए जैसे आपके पास एक ऑक्साइड आयन है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, हाँ जी, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके सामने पड़ जाए, अब वो तो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो खाली जगह है ही नहीं, तब क्या होगा? तो आप पाएंगे इलेक्ट्रॉन अगर इधर जंप कर जाए, अरे ऐसे कैसे जंप कर जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की मर्जी, तो भागते रहते इधर उधर, जंप कर गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर जाएगा, ऑक्सीजन पहले से ही कह देती कि हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारे पास आ जाओ, इलेक्ट्रॉन का आ जाते हैं, धड़ाम कूद गया। अब ये जो कार्बन ने दो इधर 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तुम देखो जो 4 बॉन्ड्स बने, 2 इधर और 2 इधर, अब 2 और 1 बचा, 3 ही बॉन्ड्स बचे। अगर इसको ऐसे इमेजिन करो तो ये बन गया बन गया OCO, इस तरह से बन गया, और यहां प्लस आ गया। अच्छा, तो ऑर्बिटल खाली नहीं है, पर ऑन डिमांड खाली हो गई है, यहां पर 3 ही बॉन्ड बने हैं, और अब ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है ऐसे। तो जैसे जैसे ऑक्साइड लोन पेयर डोनेट करेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जंप मार के बाहर आ जाएंगे। ओ वाओ, ऑर्बिटल ऑन डिमांड खाली होगी और ऑक्यूपाई हो जाएगी इस तरीके से। वाओ, और क्या बन जाएगा? OCO माइनस। अरे ये तो कार्बोनेट बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें, अगर कोई रिएक्शन देखें, CaO प्लस CO2 देता है CaCO3, बकायदा रिएक्शन है, गैस फेज सॉलिड फेज में हो सकता है रिएक्शन, पानी की आवश्यकता नहीं। क्लासिकल लुईस एसिड बेस रिएक्शन है, वैसे न्यूट्रलाइजेशन भी है, ये बेस है, ये एसिड है। पर आप इस रिएक्शन को देखिए, क्योंकि ये गैस फेज और सॉलिड फेज के बीच में हो रहा है, पानी नहीं है, तो आर्हीनियस का तो यहाँ पे आना जाना है ही नहीं, ये आर्हीनियस एसिड्स या बेसिस है नहीं। H+ का लेन देन नहीं हो रहा, अरे तो क्या ये ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरिक एसिड्स एंड बेसिस हैं? नहीं, लेकिन सॉल्ट तो बन रहा है। हाँ जी, अगर सॉल्ट बन रहा है तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? हाँ है। किसके हिसाब से है? लुईस के हिसाब से है। लुईस ने इसको भी कवर कर लिया है कि हाँ भाई, ये एक बेहतरीन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें एक बेस है कैल्शियम ऑक्साइड, एक एसिड है CO2। और कैसे करती है एसिड का काम? अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे सेंट्रल एटम C था, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O थी, उसके साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थे, तो इलेक्ट्रॉन O पे जंप कर गए, कार्बन को खाली छोड़ दिया, और कार्बन ने लोन पर एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह से बॉन्ड बन गया। साउंड्स अ बिट कंटॉर्टेड एंड राउंड अबाउट, थोड़ा सा अजीब है, गोलमाल है, और होता है ये, और ये भी लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। ठीक है, लुईस बेसिस, लुईस एसिड्स तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी हमने, पर अगर एक बार लुईस एसिड्स को समराइज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन न बचे। कौन बनेगा लुईस एसिड? नंबर 1, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसमें एटम के पास डेल्टा प्लस या सचमुच का प्लस चार्ज जरूर होना चाहिए। न्यूट्रल एटम्स लुईस एसिड्स नहीं होते,
प्लस चार्ज आवश्यक है, भले ही डेल्टा प्लस हो या सचमुच का प्लस चार्ज। अगर सचमुच का प्लस चार्ज है तब तो बहुत शक्तिशाली लुईस एसिड हो सकता है, और अगर डेल्टा प्लस चार्ज है तो थोड़ा कम शक्तिशाली होगा, पर ये है जरूर नेसेसरी कंडीशन है, डेल्टा प्लस चार्ज होना चाहिए। और दूसरी नेसेसरी कंडीशन है लोन पेयर लेने की इच्छा होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए। अभी लोन पेयर लेने की इच्छा कैसे देखेंगे? वेल, उसके अलग अलग टोटके हैं। जैसे नंबर वन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ जी। इसके अलावा कुछ और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स या एफ ऑर्बिटल्स हैं तब भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जी हाँ। लेकिन इनमें बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो एस ब्लॉक के कटायंस हैं, बेरिलियम को छोड़ दे, बेरिलियम 2+ को छोड़ दे, तो बाकी एस ब्लॉक के जो कटायंस हैं उनकी बहुत ही पुअर टेंडेंसी होती है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। और भले ही वो कटायन हो, उनमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, पर एज सच चूंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाते हैं, इस वजह से उनकी लुईस एसिड होने की टेंडेंसी काफी कम रहती है। और बाकी जितने कटायंस है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के, वो ऑफ कोर्स लुईस एसिड्स जरूर हो जाते हैं, राइट। दिस इज एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग सफिशिएंट। और बाकी जितने भी केसेस हमने डिस्कस करे हैं वो इन्हीं में एडजस्ट हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा या नई चीज नहीं है। ये तो आसान था, ऑफ कोर्स आसान है। और आइए अब देखते हैं लुईस बेसिस को। क्या है लुईस बेसिस? स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर स्पीशीज आर लुईस बेसिस। अच्छा, जैसे जिनके पास लोन पेयर है, शर्त यह है लोन पेयर हो और पॉजिटिव चार्ज न हो। क्यों? खुद ही प्लस आ गया तो दूसरों को क्या देंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं अमोनिया या पानी, ये ऐसे हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ये लुईस बेसिस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये लुईस बेसिस हो सकते हैं। माइनस चार्ज है तो सोने पे सुहागा, तो ये तो और भी बेहतरीन है। तो कूद कूद के मजे से लोन पे डोनेट करेंगे और ये और बेटर लुईस बेसिस हो जाएंगे, क्योंकि जीरो से अच्छा है माइनस चार्ज हो। जीरो भी चलेगा, प्लस नहीं होना चाहिए। अगर कटायन है तो फिर लोन पे डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाँ जी। अब मान लीजिए इसके पास गुजरा H+ की हालत बहुत खराब, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था यार, वो भी चला गया, खाली प्रोटॉन बचा है। नाच रहे यार, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। अब इथीन को क्या बड़ा दर्द होता है, उनको लगता है कि अरे यार, उनका दिल एकदम करुणा से पिघल जाता है। तो वो सोचते हैं कि लोन पेयर हो तो डोनेट करें। अब लोन पेयर तो नहीं है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। अगर इलेक्ट्रॉन जंप मार के एक तरफ आ जाए, एक एटम के ऊपर आ जाए, तो CH2+ और CH2- ऐसा हो जाएगा, हाँ जी। और उसी मोमेंट पर आप देखें कि आपके पास आया H+। अच्छा, H+ तो है ही सही, तो लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो गया। कैसे? इस तरह से देखिए, लोन पेयर यहाँ गया, यहाँ डोनेट हो गया। अच्छा, तो क्या बन गया? आप देखें तो इससे बन जाएगा CH2+ और यहाँ CH2H, इस तरह से। ओके, तो ये पहले एक कार्बन पे गया और वहां से दूसरे H+ को चला गया। लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ऐसे ही चला गया H+ को। अच्छा, और इससे बनाते हैं CH2 जिस पर H जुड़ गया उसके बाजू वाले पे प्लस लगा देते हैं। और इस तरह से पाई बॉन्ड्स को डोनेट कर सकते हैं, या पाई बॉन्ड्स भी लोन पर डोनेट कर सकते हैं। जिसको डोनेट करते हैं वो दोनों में से किसी एक एटम के साथ जुड़ जाता है और प्लस चार्ज पड़ोस वाले दूसरे एटम पर आ जाता है। तो ये भी लुईस बेस हो सकते हैं, जी हाँ। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी लोन पेयर के माफिक डोनेट किया जा सकता है और वो भी लुईस बेस का काम कर सकता है। हमेशा न सही तो अक्सर तो कर ही सकता है, राइट। तो लुईस बेस देखने के लक्षण आपने देख लिए हैं। अब आप देखें एक लुईस एसिड बेस एडक्ट, अरे एडक्ट, एडिक्ट नहीं, एडक्ट, एडिशन। अब देखिए मजेदार चीज लिख रहा हूं, एडिशन प्रोडक्ट, ADDUCT, एडिशन प्रोडक्ट, मर्ज कर दिया, एडक्ट, है ना। तो अगर लुईस एसिड और लुईस बेस एडिशन रिएक्शन दिखाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं और कोई ऐसा प्रोडक्ट बना ले, तो उसे एडक्ट ऐसा करके बोल देते हैं। जैसे देखिए बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, मेरे पास थी अमोनिया, अच्छा, लोन पेयर था, और मेरे पास था BF3। खुशी की बात है, अमोनिया एक जाना माना लुईस बेस है, BF3 एक जाना माना लुईस एसिड है। क्या हुआ? लोन पेयर डोनेट हुए, इसने एक्सेप्ट कर लिए, बन गया NH3+, और ये
तीर चला, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, एफ 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 माइनस इस तरह से बन गया। अच्छा, ये एनिमेशन में भी देख सकते हैं आप देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनार bf3 था शुरुआत में, ये देखिए pf3 था, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और उस एम्प्टी p ऑर्बिटल में जैसे लोन पेयर एक्सेप्ट हुआ, आप गौर से देखिए bf3 जो प्लेनार था ऐसे मुड़ जाता है अंदर की तरफ, क्यों? sp2 से वो sp2 से sp3 हो जाता है, तो जैसे ही sp2 से sp3 होता है वो अगेन ज्योमेट्री चेंज होते हुए साफ साफ देखिए ये लोन पेयर डोनेट हुआ और फ्लोरीन मुड़ गए, आपने देखा साफ साफ, है ना? और bf3 इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट बना लेता है, ये चीज बन जाती है यहाँ, जो आपको यहाँ गोल गोल नाचती हुई दिख रही है। क्लासिक लुईस एसिड बेस रिएक्शन। लुईस बेस कौन है इसमें? अमोनिया। और लुईस एसिड कौन है? ऑफ कोर्स BF3, राइट? क्वेश्चन इसी बात पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड? SiCl4, SO3, जिंक या CO? वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, SiCl4 को तो भी एग्जांपल दिया था, SnCl4 का दिया था, मिलता जुलता ये SiCl4, क्या सिलिकॉन के पास डेल्टा प्लस चार्ज है? हाँ जी। एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं? हाँ जी। तो वो लुईस एसिड हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। SO3 तो शानदार है, क्यों? आप देखें, SO3 तो शक्तिशाली लुईस एसिड होगी, क्यों? 3-3 ऑक्सीजन के चलते काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है सल्फर, खूब सारा भर भर के डेल्टा प्लस चार्ज है, और किसी ने लोन पर डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के धड़ाम यहां आ जाएंगे, और SOO माइनस आप देखें बड़े मजे से बन जाता है ऐसे। किससे लोन पर डोनेट करा रहे हो? कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ऑक्साइड आयन थे, अच्छा ऑक्साइड आयन ले सकते हैं, कोई भी लुईस बेस मांगता है कोई भी ले लो, है ना? ऑक्साइड आयन शानदार शक्तिशाली लुईस बेसिस हैं, तो ये क्या होगा? ये ऐसे जुड़ जाएगा ऐसे। वाह, तो क्या बन गया? आप देखो, SO3 प्लस ऑक्साइड एसिड प्लस बेस से मिल गया SO4 2 माइनस सॉल्ट। अरे वाह, हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए, ये भी एक लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो क्या SO3 लुईस एसिड है? ऑफ कोर्स है, जैसे CO2 दिखाई दी ऐसे SO3 भी लुईस एसिड है। अच्छा, जिंक कैटायन लुईस एसिड है क्या? हाँ है। क्यों? है, क्योंकि एम्प्टी d ऑर्बिटल्स वगैरह है, प्लस चार्ज है। कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस एसिड है? मुश्किल है। इन प्रिंसिपल तो आप कह सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड O है, डेल्टा प्लस चार्ज है, ठीक है। अगर कोई लोन पर डोनेट करेगा तो ये इस तरह से जंप मार के एक्सेप्ट हो सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कार्बन और ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत 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 ही स्टेबल होता है, और इसके चलते C ट्रिपल बॉन्ड O अक्सर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में, बहुत कोई एक्स्ट्रा एक्सट्रीम रेयर रिएक्शन हो तो अलग बात है, और अदरवाइज वो लुईस एसिड का काम नहीं करती। तो ऐसा प्रश्न की वजह, फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। अब क्या एक भी केस है कि CO लुईस एसिड का काम कर सकती है? कर सकती है। NaOH मोल्टन NaOH ले ले आप, 400-500 डिग्री सेल्सियस, 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर, NaOH के साथ रिएक्ट करके HCOO माइनस बना रही है, तो उस केस में तो ऑफ कोर्स वो लुईस एसिड का काम करती है। लेकिन कॉमन लुईस एसिड है ना, इन जनरल CO लोन पर डोनेट भले ही करते, एक्सेप्ट नहीं करती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन लुईस एसिड? अगर ऐसा बोलेंगे तो SiCl4 SO3 जिंक बिल्कुल पॉपुलर, हर रिएक्शन में धमाधम लुईस एसिड का काम कर लेते हैं, CO नहीं करती। तो आंसर्स आर A, B एंड C। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको CO का अलग से आइडिया होना चाहिए, ये लॉजिकल नहीं है। अपने ट्रिपल बॉन्ड की बहुत एक्सट्रीम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चलते कार्बन मोनोऑक्साइड एडिशन रिएक्शंस दिखाना इस तरह से पसंद नहीं करती, इस वजह से वो एक कॉमन लुईस एसिड नहीं। राइट, देयर वी आर। In which of the following reaction H2PO4 minus does not act as an acid? अच्छा, H2PO4 minus does not act as an acid. अभी इधर तो प्रोडक्ट है और रिवर्सिबल भी नहीं बताया है, तो there is nothing to act, है जैसा है, ठीक है। इसको देखें, H2PO4 minus प्लस पानी, H2PO4 minus छोड़ रहा है H3O प्लस, अच्छा तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है? जी हाँ, ये एसिड की तरह काम कर रहा है। यहां पर H2PO4 माइनस बेस से रिएक्ट कर रहा है, अच्छा और क्या कर रहा है? नहीं नहीं, और ये कितना अजीब सा रिएक्शन है, बेस से रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन उल्टे से H प्लस दे लिया गया है, और यहाँ अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस का काम कर रहा है। वैसे रिएक्शन हाईली अनलाइकली, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें तो दिया गया है अगर हो जाए, तो अगर हो जाए तो क्या वो H प्लस दे रहा है? ना ना, वो तो उल्टे H प्लस ले रहा है।
अच्छा, तो H2PO4 माइनस क्या कर रहा है? वो एक बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ एसिड था, यहाँ बेस है। यहाँ क्या है? कुछ नहीं हो तो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ना एसिड है ना बेस है। ठीक है। और पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2PO4 माइनस डज नॉट एक्ट एज एन एसिड। इसमें तो H2PO4 माइनस है ही नहीं, तो देयर इज नथिंग टू एक्ट, उस पर एक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो वेल, अपने पास द करेक्ट आंसर विल बी सी। ऑल ऑफ दीज इज ऑब्वियसली रॉन्ग। ए में तो एसिड की तरह काम कर रहा है, सॉरी बी में तो एसिड की तरह काम कर रहा है। ए डज नॉट एक्ट एज एन एसिड। ठीक है, कर लो ऐसे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है यहां पर भी। अच्छा, अगर रिवर्सिबल मान लेते तो, अगर रिवर्सिबल भी मान लेते तो H2PO4 माइनस से बनेगा H3PO4। वो H प्लस ले रहा है, वो रिवर्सिबल में बेस का काम कर रहा है। तो डज नॉट एक्ट एज एन एसिड तो यहां भी फिट हो रहा है। तो आंसर्स विल बी ए एज वेल एज सी। और ऑफ कोर्स अगर रिवर्सिबल नहीं दिया है तो नहीं मानना चाहिए। ए सी आर द आंसर्स, राइट? Which of the following statements is are correct? A. All Bronsted bases are also Lewis bases. जितने Bronsted bases हैं, Bronsted base क्या करते हैं? Bronsted bases H plus accept कर लेते हैं। और जो H plus accept करता है, कैसे H plus accept होता किससे है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, और लुईस बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। H प्लस को स्वीकार करना संभव ही नहीं है जब तक आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट न करें। तो क्या सारे ब्रॉन्स्टेड बेसिस लुईस बेसिस हैं? जरूर हैं, बिल्कुल वो होंगे ही सही। ये सही है। ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वो हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं। जो H प्लस डोनेट करेंगे जैसे HCl या H2O, ये कैसे हैं? ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं, या दे कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। और लुईस एसिड कौन है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लें। कि आप देख सकते हो कि जो भी स्पीशीज H प्लस दे रही है, अल्टीमेटली H प्लस तो लोन पर एक्सेप्ट कर ही सकता है। हाँ जी, तो जो भी स्पीशीज H प्लस डोनर हो सकती है, वो उस H प्लस में लोन पेयर को एक्सेप्ट भी करवा सकती है। तो एज सच वो लोन पेयर तो एक्सेप्ट कर ही रही है स्पीशीज। हाँ जी, तो क्या है? क्या वो लुईस एसिड है? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल। अगर आपके पास है लुईस एसिड या बेस, उसका सबसेट ही है ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस, ये अलग नहीं है। मोस्ट कैटायंस आर एसिड्स एंड मोस्ट एनायंस आर बेसिस। लुईस के लिए तो सच है, मोस्ट ऑफ द कैटायंस, मतलब पूरा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऑल ऑफ देम आर लुईस एसिड्स इफ दे आर कैटायंस, यस। एंड एनायंस आर बेसिस। एनायंस के पास लोन पेयर तो होते ही हैं, तो वो लुईस बेस हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, ठीक है। ऑल देखो, मोस्ट में तो क्या कवच मिलता है, दो चार नहीं होंगे तो चलता है। ऑल में कवर होती है, ध्यान से दें। ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो आर्हीनियस बेसिस। ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन से हैं? ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं जो H प्लस एक्सेप्ट कर लें। तो ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो आर्हीनियस बेसिस। आर्हीनियस बेस कौन है? जो OH माइनस रिलीज कर दे। नहीं, ये गड़बड़ है। जैसे गैस फेज में अमोनिया है, गैस फेज में अमोनिया OH माइनस रिलीज नहीं करती, तो वो आर्हीनियस बेस नहीं है। लेकिन वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकती है, तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर आल्सो आर्हीनियस बेसेस ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आर्हीनियस बेसेस आर अ सबसेट ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेसेस, नॉट द रिवर्स। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो छोटा सेट है किसका? आर्हीनियस एसिड्स और बेसिस का। उसका सुपर सेट है एक तरह से कौन, या उससे बड़ा है एटलीस्ट कौन? ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का हिसाब। और इन सबको घेर के बैठा हुआ है कौन? लुईस महाराज का हिसाब। तो ये तो है ही सही, राइट? Find the total number of Lewis acids from the following. This is the next question. It says, find the total number of Lewis acids from the following. और मेरे पास है H प्लस, हाँ है। FeCl3 में Fe3 प्लस है, हाँ है। CH3 होल थ्राइस N, एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है, ये नहीं है। F माइनस, माइनस चार्ज है, लोन पर एक्सेप्ट नहीं, डोनेट करेगा, ये लुईस एसिड नहीं है। BeCl2 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये लुईस एसिड है। और BF3 तो मशहूर लुईस एसिड है। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ लुईस एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज 4। आसान है, बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन। इन द रिएक्शन
HC2O4 minus bioxalate ions plus phosphate giving you HPO4 2 minus plus oxalate ions. Which of the following are Bronsted bases? जो H plus एक्सेप्ट कर ले वो Bronsted bases हैं. फॉरवर्ड में H plus दे रहा है तो एसिड है, ये H plus ले रहा है तो ये बेस है, सब Bronsted के हिसाब से हो रहा है. और बैकवर्ड में ये H plus दे रहा है तो ये एसिड है, और ये H plus ले रहा है तो बेस है. तो Bronsted bases कौन से हैं जो H plus ले लें? वो है फॉस्फेट और ऑक्सलेट. फॉस्फेट और ऑक्सलेट, B and D are Bronsted bases in this reaction. A and C are Bronsted acids in this reaction. Right? एक और, identify acids in the following reactions according to Bronsted-Lowry concept. अच्छा, एसिड कौन है? एसिड वो है जो H plus दे दें ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के हिसाब से. तो H plus देने वाला है HF, यस, तो ये एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है. H2O H plus दे रहा है, यहां पे देखिए H2O से बन गया OH माइनस, ऑक्साइड ने H plus ले लिया, वो भी बन गया OH माइनस, तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है. मेथनॉल प्लस हाइड्राइडाइन, ये H plus दे रहा है, यहां से देखिए ये बन गया, तो उसने H plus दे दिया है. तो अगेन ये तीनों HF, पानी और मेथनॉल हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. HF, पानी और मेथनॉल हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. H माइनस ना, H माइनस तो शक्तिशाली ब्रॉन्स्टेड बेस है, एसिड नहीं है. अच्छी बात है. एक मैच द कॉलम है, आइए देखें क्या है. मल्टीपल चॉइसेस वाला मैच द कॉलम, मतलब A, P, Q, R, S इतने के साथ भी मैच कर सकता है. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये किस में आया था? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में. जी हाँ, ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में आया था. तो A के साथ मैच होता है P. एसिड बेस एडक्ट, एसिड बेस एडक्ट का तो एग्जांपल सबसे बढ़िया है S, और ये लुइस का कॉन्सेप्ट था ऑफ कोर्स. तो Q एंड S. एन एसिड बेस रिएक्शन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में भी होता है, लुइस में भी होता है, अरेनियस में भी होता है, और S तो खैर उसका एग्जांपल ही एसिड बेस रिएक्शन का. तो C में तो PQRS, PQR बाय डेफिनेशन है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन ही तो समझाने के लिए सारे एसिड बेस कॉन्सेप्ट है. PQR तो होंगे ही सही, और S उसी का एग्जांपल है, तो उसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल. प्रोटॉन डोनेशन हो रहा है क्या? जी हाँ, किस में होता है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट में होता है. D में P आएगा. अरेनियस में नहीं होता. डोनेशन की बात अरेनियस ने नहीं करी थी. दिस वाज द मेन ऑब्जेक्शन टू अरेनियस थ्योरी, कि वो H plus रिलीज करने की बात करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करने की बात नहीं करते. अरेनियस और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने कहा कि भाई रिलीज करना पाप है, उसकी बजाय डोनेट किया जा सकता है. तो डोनेशन इज एन एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी P. These are the appropriate answers. और इतना सब हमने पढ़ लिया है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, आर्हेनियस और लुइस एसिड्स और बेसिस के बारे में. हम अच्छे से परिचित हो चुके हैं लुइस एसिड्स और बेसिस से, या इन जनरल एसिड्स और बेसिस से. तो आइए अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं. अब हम पानी में छलांग लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे. जी हाँ, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की. पानी की बातें हो रही है. जी हाँ, पानी की बातें हो रही हैं. पानी एक बहुत ही अद्भुत एलिमेंट या कंपाउंड है. पानी क्या करता है? H2O अगर आप देखें तो H2O H plus ले भी सकता है और H2O H plus दे भी सकता है. कैसे? मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं. पानी अगर HCl के साथ था, क्या होता था? H3O plus plus Cl minus. पानी ने क्या किया? H plus ले लिया. और यही पानी अगर H minus के साथ है तो बनाता है OH minus plus हाइड्रोजन. ये क्या होगा? पानी ने H plus दे दिया है. तो आप देखें पानी दोनों तरह से काम कर रहा है. वो H plus दे भी सकता है और H plus ले भी सकता है. अच्छा, तो ईश्वर की तरह है जो जीवन दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं, जो भी है whatever, है ना. अब ईश्वर बहुत बड़े हैं, पानी तो एक अंश है ना. पर जो भी है, पानी अगर पानी पानी हो जाए, व्हाट, अगर पानी पानी से ही रिएक्ट कर जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपस में ही H plus का लेन देन कर ले? एक पानी ने कहा ले लो मेरे H plus, और दूसरे ने कहा लाओ दे दो अपने H plus. दिस इज वेरी रेयर, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. अगर पानी पानी खुद ही पानी पानी होने लग जाए और कहे कि नहीं एक H plus देगा दूसरा H plus लेगा, तो वास्तव में आप देखें एक ऐसा रिएक्शन हो सकता है जहां एक H2O ने H plus ले लिया और बनाया H3O plus, और दूसरे वाटर ने H plus दे दिया और बनाया OH minus.
तो पानी पानी से रिएक्ट कर गया, और जरा सा, पर हाँ कर गया। और ये रिएक्शन खुद से ही हो रहा है, इसलिए सेल्फ आयोनाइजेशन कहलाता है ये। इट इज अ सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन या एन ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन। ये कैसा शब्द है? ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो मतलब अपने आप, प्रोटो आता है प्रोटॉन से, मतलब H प्लस, और लिसिस का मतलब है टूट जाना। हमको हम ही से छुड़ा लो, है ना, अपने आप से ही एक से H प्लस टूटे और दूसरे में H प्लस जुड़ जाए, ऑटो प्रोटोलिसिस ऐसे बोल देते हैं। ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ डिसोसिएशन या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इस रिएक्शन के हिसाब से हो रहा है। देखें इसे, लोग इसे ऐसे लिखते हैं, कैसे? 2H2O टकाटक H3O प्लस प्लस OH माइनस, और कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं H2O टकाटक H प्लस प्लस OH माइनस। दोनों एक ही बात है, एक ही चीज मानते हैं, फर्क नहीं मानते इन दोनों रिएक्शंस को। अच्छी बात है। आप देखें क्या क्या हो रहा है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखिए, है ना, ऑटो प्रोटोलिसिस वाले, और आप देखें किस तरह से ये सेल्फ डिसोसिएशन कर रहे हैं या सेल्फ आयनाइजेशन कर रहे हैं और आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, अच्छी बात है। पर इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जहां भी पानी है, जहां भी, पानी तो बहुत जगह है, हर सॉल्यूशन में पानी है, तो हर पानी के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हो कुछ भी हो, पानी प्योर पानी पड़ा हो, सॉल्यूशन हो, कहीं भी पानी है तो एक इक्विलिब्रियम जरूर होगा। कौन सा? H2O टकड़क H प्लस प्लस OH माइनस। तो हमारे शरीर में भी पानी है, हाँ, तो वहां भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, बिल्कुल है। हर जगह पानी की बूंद जो आसमान से गिर रही है, समंदर में है, नदियों में है, धरती पर कहीं भी हो, चंद्रमा में है, अंतरिक्ष में है, हर जगह ये इक्विलिब्रियम होगा होगा और जरूर होगा। H2O टकड़क H प्लस प्लस OH माइनस। पानी में कुछ घोल दें तो भी जब तक पानी है तब तक ये इक्विलिब्रियम तो उसमें निश्चित होगा। अरे वाह, तो पानी तो सब जगह है, हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम भी सब जगह है। शानदार बात है, बिल्कुल। और एक बात देखिए, जब पानी का इस तरह से डिसोसिएशन होता है, ये, या कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, दोनों को हम एक ही बात मानते हैं, तो आप ये देखें कि H3O प्लस और OH माइनस, इनका मोल रेशियो कितना है? इनका मोल रेशियो है 1:1। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर फॉर्म्ड। जितना H प्लस बनता है उतना ही OH माइनस बनता है, तो जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है, और ये कंडीशन है पानी के न्यूट्रल होने की। दिस इज द कंडीशन ऑफ न्यूट्रल वाटर। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो हम कहते हैं कि भाई पानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या? न ये एसिडिक है न बेसिक। एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले न्यूट्रल की बात करते हैं, है ना, तो उनमें तो न्यूट्रल मतलब इसमें प्लस या माइनस चार्ज के झटके नहीं लग रहे, वो न्यूट्रल है, वो एक अलग चीज हुई, वो यहाँ पे नहीं है। हमारे केमिस्ट्री में न्यूट्रल का मतलब हुआ न वो एसिडिक है न वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है। अच्छी बात है। तो प्योर वाटर ना एसिडिक है ना बेसिक, वो न्यूट्रल है। जी हाँ, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। अच्छी बात है। प्योर वाटर के बारे में आगे बढ़े उसके पहले मैं याद दिला दूं, कभी कभी लोग मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर निकालना चाहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर या मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर निकाल सकते हैं, हाँ। कैसे? मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होती है मोलैरिटी। तो पानी में मान लीजिए 1 लीटर पानी ले लिया हमने, और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम्स पर ml, तो वॉल्यूम हो गया कितना? 1 लीटर। डेंसिटी हो गई इतनी, तो मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ वाटर इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज 1 ग्राम पर ml इंटू 1 लीटर। लीटर लीटर कट गया, और मिली होता है 10⁻3, तो 1/10⁻3 ग्राम्स, यानी कि 1000 ग्राम या 1 किलो पानी है 1 लीटर पानी में। अच्छी बात है। तो मोल्स ऑफ पानी कितना है भाई? वो है 1000 ग्राम बाय 18, इतने मोल। मोलर मास पानी का है 18, इतने मोल्स हो गए। और कंसंट्रेशन ऑफ पानी कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ पानी होगा मोल्स ऑफ पानी 1000/18, मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, विच इज 1000/18 मोल्स पर लीटर, विच इज 55.55 मोल्स पर लीटर। अच्छा, 55.55 मोल्स ठुसे होते हैं 1 लीटर पानी में। यस, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट नहीं भी रटेंगे तो भी बार बार इतनी बार आएगी कि याद हो जाएगी। ध्यान रख ले तो अच्छा है, तो बहुत सारी पफून से बच जाएंगे। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इतनी है, 55.55 मोल्स पर लीटर या 1000/18 मोल्स पर लीटर, जैसे चाहे याद रख लें, कैलकुलेशन तो आपने ही करनी है।
इस ज्ञान से लैस होकर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पानी अगर डिसोसिएट कर रहा है H प्लस और OH माइनस में, जैसे कि हमने अभी देखा था सेल्फ डिसोसिएशन में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन पानी। हाँ जी। अरे पर पानी का तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। हाँ जी। तो क्यों ना ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट लिख दें। हाँ जी। और आपको याद हो, ये मेरी और आपकी दया पर नहीं है कि आप ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें या न करें, आपको करना पड़ेगा। ये नियम है केमिस्ट्री का कि इस तरह से जो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स, जिनके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं, उनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ही क्लब करके लिख देते हैं, उनको अलग से मेंशन नहीं करते। इसको हम कहते हैं KW। W फॉर वाटर। अच्छा, ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। तो KW इज H प्लस इंटू OH माइनस, या इसी को लिख देते हैं H3O प्लस इंटू OH माइनस, कोई भेद नहीं है, दोनों में एक ही चीज है। जी बिल्कुल। और KW क्या कहलाता है? KW का एक नाम है, वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, इस तरह से कहलाता है। ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इस तरह से कहलाता है। राइट? दिस इज द वे इट इज। So when we talk about ionization constant, yes, autoprotolysis constant of water, आप देख सकते हैं KW बराबर है H प्लस इंटू OH माइनस के। ये हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है। न्यूट्रल में H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। दे मे ऑलवेज मे और मे नॉट बी इक्वल, बट द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस ये हमेशा कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड ऑटोप्रोटोलिसिस या सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। राइट? ठीक है। कितना होता है ये? वेल, आप इस एक्सपेरिमेंट भी नाप सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक बड़ी बढ़िया राउंड फिगर होती है, ये होता है 10 टू द पावर माइनस 14। अरे वाह, ईश्वर की कृपा है, बिल्कुल कृपा है ना? और आप देखें, अगर H2O गिविंग यू H प्लस प्लस OH माइनस प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, अगर ये X है तो ये X होगा, तो KW जो बराबर है H प्लस इंटू OH माइनस, यानी X इंटू X के या X स्क्वायर के, तो X इज अंडर रूट KW which is 10 to minus 7 molar. Therefore H plus बराबर OH minus किसमें? in neutral water, और वो है 10 to minus 7 molar, ऐसे कह सकते हैं। तो pure water contains H plus बराबर OH minus बराबर 10 to minus 7 molar at 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये सब सही है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल सकते हैं, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कुछ भी उससे कहीं वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अल्फा क्या होगी? जितने मोल्स पानी के होगा डिसोसिएट डिवाइडेड बाय जितने मोल्स पानी के थे शुरुआत में। कितने मोल्स होगा डिसोसिएट? जितना H प्लस या OH माइनस बना, वो बना है 10 माइनस 7, तो इतनी है, इतने मोल्स होगा डिसोसिएट। शुरुआत में कितने थे? 55.55, तो अल्फा कितनी है? वो है 10 माइनस 7 अपॉन 55.55, विच इज 10 माइनस 7 अपॉन 1000 बाय 18। ओ वाह, ये कितना है? ये 18 इंटू 10 माइनस 10 या 1.8 इंटू 10 माइनस 9। बहुत, इतनी जरा सी, बहुत सूक्ष्म। आप देखिए 10 माइनस 9 मतलब क्या है? कुछ भी तो नहीं है, है ना? तो 1 करोड़वां हिस्सा 10 माइनस 7, 1 अरबवां हिस्सा आप देखें, दैट इज 10 माइनस 9। तो बहुत बहुत सूक्ष्म हिस्सा है। पानी का बिल्कुल नेग्लिजिबल डिसोसिएशन होता है, पर हाँ, होता अवश्य है, और उससे ही बहुत सारे चमत्कार हो जाते हैं। ठीक है। अल्फा इज 1.8 into 10 minus 9, परसेंटेज डिसोसिएशन इज 1.8 into 10 minus 7%, यानी कि 0.00001234567 इतने परसेंट डिसोसिएटेड होता है, और 99.9999999 या 82% इतने परसेंट अनडिसोसिएटेड है। इतने परसेंट अनडिसोसिएटेड है पानी, तो लगभग अनडिसोसिएटेड है कह सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार समराइज कर देते हैं। अगर के इक्विलिब्रियम लिखते हैं आप, जैसे H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2 लिखते हैं, तो ये आ जाता कितना? 1.8 इंटू 10 टू माइनस 16। लेकिन इसको हम चूंकि इसके साथ क्लब करके लिखते हैं, तो KW है 10 माइनस 14, और इक्विलिब्रियम स्टाइल में लिखेंगे तो वो
1.8 into 10⁻16 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कुछ बातें याद रखने वाली है। क्या? जो न्यूट्रलिटी की कंडीशन है, ये क्या है? कंडीशन ऑफ न्यूट्रलिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस बराबर हैं। एसिडिक में H प्लस ज्यादा है OH माइनस से, ध्यान दीजिए OH माइनस जीरो नहीं हो सकते कभी, वो बहुत कम हो जाएंगे, और H प्लस इंटू OH माइनस हमेशा KW के बराबर है। KW एक कांस्टेंट है जो जीरो नहीं है, ये भी कभी जीरो नहीं होंगे। H प्लस ज्यादा है तो बोलेंगे एसिडिक है, OH माइनस ज्यादा है तो बोल देंगे बेसिक है। H प्लस OH माइनस से ज्यादा हो गया तो एसिडिक, H प्लस OH माइनस से कम हो गया यानी कि OH माइनस H प्लस से ज्यादा हो गया तो बेसिक। ये कंडीशन है किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। भाई आसान है, शानदार है। एक पुराने वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नई स्केल सजेस्ट करी जो आज बहुत पॉपुलर है, और वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या किया उन्होंने? एक्चुअली उन्होंने देखा कि जो लोग ये कंसंट्रेशन या केमिस्ट्री में डील करते हैं वो तो ठीक है, पर जो नॉन केमिस्ट्री पर्संस हैं कई बार मैथमेटिक्स से वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। -2 और -3 में कौन बड़ा है ये उनको टेंशन हो जाती है। 10⁻2 और 10⁻3 पावर्स में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि नॉर्मली पावर्स वगैरह से नॉर्मल कॉमन मैन इतने आराम से डील नहीं कर पाते हैं। तो 10⁻2 और 10⁻3 और -2 और -3 और 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -3 सब डिवास्टेट कर देते हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये पावर को पहले तो नीचे उतारो। कैसे नीचे कैसे उतारेंगे? लॉग ले लो, ठीक है, और लॉग लेने के बाद माइनस आएगा तो और माइनस लगा के उसे प्लस कर दो। मतलब सोरेनसन जी थे, पुराने वैज्ञानिक थे, समझदार थे, है ना? उन्होंने कहा एक नई स्केल डिफाइन करो। कैसे? उन्होंने कहा एक चीज डिफाइन करते हैं, पीएच। ये क्या करा, लाइन क्यों बनाई तुमने? देखो, छोटा p कैपिटल H, ये p टू द पावर H नहीं है, ये p सबस्क्रिप्ट H नहीं है। कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं, और टीचर्स जब बोर्ड पे लिखते हैं तो बच्चों को स्पष्ट नहीं होता कि p कहाँ है, H कहाँ है। इसलिए मैंने जैसे छोटे बच्चे ये इंग्लिश की 4 लाइनें बना के लिखते हैं, मैंने वैसे लाइनें बना के लिख दिया है। PH ऐसे लिखी जाती है, स्मॉल p कैपिटल H, कोई सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, पावर, अनपावर कुछ नहीं है, बस ये PH है। दिस इज माइनस log to the base 10 of एक्टिविटी ऑफ H प्लस, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। एक्टिविटी ऑफ H प्लस क्या है? एक बड़ी मजेदार सी चीज होती है एक्टिविटी। एक्चुअली जो महत्व है कॉन्सेंट्रेशन का आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, वही महत्व है एक्टिविटी का नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। मतलब एक्टिविटी एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन है। अंतर इतना है कि हम जिन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी को यूज करते हैं, हम मानते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, और वास्तव में सॉल्यूशंस तो नॉन आइडियल होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए भी सेम इक्वेशंस चल जाती हैं, बस आप अगर कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी के स्थान पर एक दूसरा कॉम्प्लिकेटेड शब्द यूज करें जो है एक्टिविटी। लेकिन ये एक्टिविटी निकालते कैसे हैं? इसको निकालना एक बहुत ही अजीबोगरीब और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये कोई बहुत सुविधा से नहीं निकलती, और ये जब आप ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे होंगे 12th के बाद, तब आप इसके बारे में अगर और पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको पता लगेगा। फिलहाल हमारे लिए एक ही चीज काम की है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ, और हम पूरी बेशर्मी से मान लेंगे कि सारे सॉल्यूशंस डाइल्यूट हैं। तो जब जब सॉल्यूशंस डाइल्यूट होंगे, एक्टिविटी कंसंट्रेशन बराबर होंगे, और मैं लिख सकता हूं पीएच कितनी है? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। मोलारिटी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं एक्टिविटी के स्थान पर। ठीक, तो कई बार आपकी डेफिनेशन में बस इतना ही दिया होता है ये था कि पीएच इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ऐसे ही एक POH भी डिफाइन करते हैं, वो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। PKW डिफाइन करते हैं, which is माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ KW। अच्छा, छोटा p लगाने का मतलब है लॉग लो उस चीज का और माइनस लगा दो। हाँ जी, यही मतलब है उसका। ठीक है, ये तो आसान है,
ऑफ कोर्स आसान है, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक पीएच स्केल बना डाली लोगों ने। कैसे? आप देखिए, बहुत मजेदार है ये। उन्होंने कहा 0 से 14 तक की, 14 का एक्चुअली क्या है, पीकेडब्ल्यू, यहां तक की होती है पीएच स्केल। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, 0 से 7 के बीच में होता है एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में होता है बेसिक सॉल्यूशन। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? देखते तो जाओ, समझा दूंगा। आप देखो, ये आपकी पीएच स्केल 7 पर न्यूट्रल है, उसके पहले एसिडिक, और उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन है। ये कहां से आ गया बता रहा हूं, टेंशन मत लो। ऐसा होता है। देखो, हमने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10⁻⁷ फॉर न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, तो इसकी पीएच, तो पीएच बराबर POH बराबर 7 आ जाएगी, किसके लिए? न्यूट्रल वाटर के लिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो तो आ गई, ठीक है, वी आर हैप्पी। यहाँ पे दिख भी रही है अपने को, बढ़िया न्यूट्रल है। अच्छा है, खुशी हुई जानकर। हमने एक चीज और कही थी, क्या? H प्लस अगर मोर देन OH माइनस हो जाए, H प्लस अगर मोर देन OH माइनस हो जाए तो सोल्यूशन एसिडिक है। अच्छा, H प्लस अगर ज्यादा है, अच्छा, तो अब एक काम और करते हैं, दोनों तरफ क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, किससे? H प्लस से। तो आ जाएगा H प्लस का स्क्वायर अगर ज्यादा हो जाए H प्लस इंटू OH माइनस से। नो, H प्लस का स्क्वायर लॉग लगा दें, तो लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर ज्यादा हो जाए, अब ये चीज क्या है? KW, तो log ऑफ KW से। अच्छा, दिस इज 2 टाइम्स log ऑफ H प्लस, ये ज्यादा हो जाए log ऑफ KW से, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स माइनस log ऑफ H प्लस, ये कम हो जाए, माइनस से इनइक्वालिटी उलट जाएगी, माइनस log ऑफ KW से, या 2 टाइम्स pH लेस देन PKW, या pH लेस देन हाफ ऑफ PKW, या pH लेस देन 7। वाह, ये क्या आ गया? ये आ गया अगर एसिडिक है तो। एसिडिक की कंडीशन क्या है? pH लेस देन 7। अगर H प्लस OH माइनस से ज्यादा होगा तो एसिडिक है, और उसी से देखो सिंपल मैथ से डिग 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 यहाँ चलते आए हम, और आ गया pH लेस देन 7 होगा। इसका मतलब है H प्लस इज मोर देन OH माइनस, इसका मतलब है सोल्यूशन इज एसिडिक। और यही हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई देखो, ये pH 7 है, इससे कम है तो ये एसिडिक है। और इसी स्टाइल से आप चाहे तो इधर भी जा सकते हैं और कह सकते हैं अगर ये ज्यादा है तो ये बेसिक है। कैसे? आप देखिए, H प्लस इंटू OH माइनस था KW, तो PH प्लस POH है PKW। एक तरह से लॉग लगा के फॉर्मूला निकाल सकते हैं, PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, एंड PKW की वैल्यू कितनी है? 14। हाँ जी, एक बार इसको भी डराइव कर लेते हैं। बेसिक की कंडीशन क्या है? बेसिक की कंडीशन थी कि H प्लस इज लेस देन OH माइनस, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ H प्लस इंटू OH माइनस इज लेस देन OH माइनस का स्क्वायर, ठीक है। पर ये कितना है? ये है KW इज लेस देन OH माइनस का स्क्वायर, ठीक है। लॉग लगा दो, माइनस ले लो जैसा किया था, तो लॉग लगाने से तो इनइक्वालिटी वैसी रहेगी, माइनस लेने से उल्टी हो जाएगी, तो आ जाएगा देयरफॉर PKW is greater than 2 times POH। POH आ गया देखो, और एक चीज देखो, POH कितना है? POH is 14 minus PH, तो आ जाएगा PKW यानी कि और 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 7 is less than POH। तो POH लेस देन 7 होगी तो बेसिक है, पर हमें पीएच में देखने की आदत है, तो कोई बात नहीं, 7 इज लेस देन POH इज 14 माइनस PH, यहां से आ जाएगा pH ग्रेटर देन 7। कंडीशन किसकी है? बेसिक की। तो pH 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक है, 7 से कम होगी तो एसिडिक है, और 7 होगी तो न्यूट्रल है। ऐसा हो जाएगा। ये 0 और 14 की लिमिट्स कहां से आई? एक्चुअली यहां से यहां तक तो आप देखें डाइल्यूट सॉल्यूशंस चल रहे हैं 1 से 13 तक। जैसे जैसे सॉल्यूशन 0.1 मोलर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है,
अब उसको डाइल्यूट मानना संभव नहीं रह जाता। अच्छा, तो अगर मान लीजिए आपके पास 10 मोलर H प्लस है, तो पीएच आप 10 मोलर H प्लस है, तो अब आप देखिए उसकी पीएच आप क्या गिनेंगे? माइनस लॉग टू द बेस 10 10 यानी -1 मान लेंगे? नहीं। अब यहां पर हम कहेंगे कि हमारा जो अप्रोक्सीमेशन था कि एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर है, वो होल्ड नहीं करता, वो अजम्पशन फॉल्स हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और एक्टिविटी के बारे में हमें और तो कुछ नहीं पता अभी तक फिलहाल, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि एक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कंसंट्रेशन तो 10 मोलर, 15 मोलर, 20 मोलर हो सकता है, एक्टिविटी 1 से ऊपर नहीं जाती। तो H प्लस की सबसे अधिक एक्टिविटी 1 हो सकती है, तो मिनिमम पीएच 0 हो सकती है। और OH माइनस की मैक्सिमम एक्टिविटी 1 हो सकती है, तो POH की मैक्सिमम वैल्यू इसी के चलते 14 आ सकती है। 1 से लेकर 13 तक तो आप पूरी उन्मुक्तता से, पूरी तसल्ली से वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, कि एक्टिविटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी। लेकिन 0 से 1 या 13 से 14 ऐसी रेंजेस है जहां दिस अप्रोक्सीमेशन क्विकली टेंड्स टू टर्न आउट बैड। यहां पर एक्यूरेटली स्पीकिंग एक्टिविटी मे नॉट बी एंड इनफैक्ट इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो इस रेंज में आप अपने ये जो फॉर्मूला था पीएच इज माइनस लॉग टू द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसकी बजाय आपको लगाना चाहिए एक्टिविटी ऑफ H प्लस, जो कि अपनी जेई प्रिपरेशन तक हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो बस ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए था कि भाई पीएच की रेंज 0 से 14, ये 0 और 14 कहां से आए, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ H प्लस या एक्टिविटी ऑफ OH माइनस मैक्सिमम 1 हो सकते हैं। ये कहां से आए मैं सूचना दे रहा हूं, डिराइव करके नहीं दिखा रहा, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के बिल्कुल बाहर की बात है। बस ये सूचना देखकर हमें कंक्लूड कर लेते हैं कि पीएच की रेंज 0 से 14 होती है, और बाकी तो डिराइव भी कर लिया था क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन थे। 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक है, 7 से ज्यादा बेसिक है। क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ आपकी आंखों के सामने, सब कुछ आपके पास यहाँ उपस्थित है। राइट, इससे मिल जाती है हमें प्यारी सी हमारी पीएच स्केल। अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर है ना, वही सारी बातें, पीएच प्लस पीओएच बराबर पी के डब्ल्यू विच इज 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमने डिराइव किया था वही सब आपके आंखों के सामने है, और ये सब कर चुके हैं। तो वक्त है फटाफट एक क्वेश्चन करने का। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लिटर इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ POH9 विल बी। अच्छा, ना अगर एक सॉल्यूशन की POH है 9, अगर एक सॉल्यूशन की POH 9 है, ठीक है, तो pH कितनी होगी? 14 माइनस POH which is 14 minus 9 which is 5। तो माइनस log to the base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? 5। तो log to the base 10 H प्लस कितना है? -5। तो H प्लस कितना है? 10 raised to -5 मोलर। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, ऐसा ही है, ठीक है। pH स्केल, एसिडिक pH लेस देन 7 या POH मोर देन 7, न्यूट्रल pH POH दोनों 7 होते हैं, बेसिक में pH 7 से ज्यादा होती है, और अगर POH देखेंगे तो उल्टी हो जाती है, तो वो 7 से कम हो जाएगी। और दैट्स नॉट अ बिग डील, वी ऑल नो दैट, राइट? अच्छी बात है। एक बात और देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा वैसे वैसे pH कम हो जाएगी। मोर एसिडिक है तो pH कम होगी, मोर बेसिक है तो pH ज्यादा होगी। मोर बेसिक है तो pH ज्यादा होगी, राइट? ठीक है। एक दो चीजें छोटी छोटी और देख लीजिए। कौन सी? जैसे मान लो अगर 10⁻³ मोलर H प्लस है, pH कितनी होगी? pH इज 3। फटाफट 2020 मैच है, मैं आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बता रहा हूं, आप मुझे pH बताइए। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर है 10⁻5 मोलर, pH कितनी हो जाएगी? वेल pH इज 5। और अगर है 10⁻10 मोलर तो pH कितनी हो जाएगी? 10। अच्छा, जो पावर है बस उसी को उठा के रख दिया और माइनस हटा दिया है। जी हाँ, बस इतना ही है। अच्छा, और अगर 10⁻13 मोलर है तो pH 13। दैट्स इट। तो बहुत आसान है, मैंने कब कहा मुश्किल है। अच्छा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दिया हो तो तब भी देख सकते हैं। अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है या 0.1 मोलर है तो pH कितनी है? वेल सबसे आराम से POH निकाल सकते हैं, तो POH विल बी 1
एंड पीएच कितना है, वो 14 माइनस पीओएच है, तो पीओएच विल बी पीएच विल बी 13। और अगर OH माइनस 10 मोलर हुआ तो पीओएच इज 10 एंड पीएच विल बी 4। डायरेक्ट कैलकुलेशन है, आप देखें, इट्स वेरी कन्वीनियंट और इसीलिए इसको यूज भी बहुत करते हैं, राइट। चलिए एक छोटी सी बात और, क्या ये पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट है? हाँ है। क्यों? अरे सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बदल जाते हैं, तो ये वाला भी बदलेगा। और है रिएक्शन H2O टकाटक H प्लस प्लस OH माइनस, ये कैसा है? ये एंडोथर्मिक है। अच्छा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अगर इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ जाएगा, जी हाँ। और टेम्परेचर कम करेंगे तो KW कम हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो KW के कुछ नमूने उदाहरण दिखाता हूं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर है 10⁻14, टेम्परेचर बढ़ा के 40 या 90 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो 10⁻14 का कोएफिशिएंट बढ़ के लगभग 3 और 38 इतना हो जाएगा। ओ माय गॉड, तो ये तो बढ़ रहा है, जी हाँ। तो क्या इससे पीएच स्केल पर कोई फर्क पड़ेगा? वो भी बदलेगी। अच्छा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा तो KW कम होगा, जी हाँ। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर है 10⁻14, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर वो 0.293 इंटू 10⁻14 है, वो कम भी हो गया है, ठीक है। और आप देखें न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस कितना है, √KW, जो कि इतना हो जाएगा। तो पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H प्लस हो जाएगी 7.27। तो जो नई पीएच स्केल है, अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर ठंडा करके 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो ये 0 से 14 की जो पीएच स्केल थी और मिड पॉइंट 7 था, ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पे था। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कम कर देंगे तो पीएच स्केल फैल जाएगी, 0 से मिड पॉइंट आ जाएगा 7.27 और इसका दुगना यानी कि 14.54 आ जाएगा एंड पॉइंट। तो 0 से 14.54 तक है पीएच स्केल और 7.27 अगर किसी की पीएच है तो वो न्यूट्रल होगा। अगर टेम्परेचर बदल कर आप 10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, जो प्रायः कोई करता नहीं है, पर अगर करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेम्परेचर के साथ पीएच स्केल फैलती है, सिकुड़ती रहती है। टेम्परेचर बढ़ाकर अगर आप 90 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है पीएच स्केल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी 0 से कुछ तक, और ये मिड पॉइंट भी है या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ वाटर है, ये भी शिफ्ट करके कुछ कम हो जाएगा, ये अब इतना नहीं रह जाएगा, राइट। ठीक है, ये देखिए टेम्परेचर कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, जैसे जैसे बर्फ में रख के ठंडा कर रहे हैं, H प्लस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, H प्लस और OH माइनस दोनों का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक नहीं है, H प्लस और OH माइनस दोनों कम हो रहे हैं। सॉल्यूशन पहले भी न्यूट्रल था, ठंडा पानी में न्यूट्रल है, गर्म पानी में न्यूट्रल है, न्यूट्रल वही है, पर न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयंस का जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन था वो बदल गया है, ये बता रहे हैं। मेक सेंस, ठीक है। बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, जैसे 90 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, ओ वाओ, तो H प्लस एट न्यूट्रल पॉइंट कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा 6.21, माय गॉड। तो ये नया पीएच स्केल का मिड पॉइंट है, हाँ, 0 से 6.21 और ये कितना 12.42। तो पीएच स्केल 14 से पिचक कर 12.42 तक ही रह जाएगी एट 90 डिग्री सेल्सियस। और अगर 6.21 है किसी की पीएच तो वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक नहीं होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 था न्यूट्रल, 90 डिग्री सेल्सियस पर अभी 6.21 न्यूट्रल हो जाएगा। द न्यू नॉर्मल, द न्यू न्यूट्रल पॉइंट ऐसा हो जाएगा। ये सब रटना है ना, कुछ नहीं रटना है, बस आपको ये फील लानी है कि भाई पीएच स्केल 0 से 14 है, 25 डिग्री पर बढ़ाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और टेम्परेचर घटाएंगे तो फैल जाएगी, और न्यूट्रल पॉइंट भी शिफ्ट हो सकता है, वो 7 कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कितना है वी डोंट केयर, है बस इतना पता होना काफी है। आप देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, H प्लस और OH माइनस दोनों का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और सेम है, एसिडिक बेसिक नहीं हो रहा, उतना ही है, न्यूट्रल, ठीक है। एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। फॉर प्योर वाटर KW इन PKW इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, KW और कम होता है तो PKW बढ़ जाता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, सच है।
Absolute dissociation constant decreases with decrease in temperature. सच है, वो भी डिक्रीज कर जाएगा बिल्कुल. Kw increases with decrease in temperature. नारे उल्टा होता है. Kw decreases with decrease in temperature. Both POH and pH decrease with rise in temperature. जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw बढ़ेगा, तो pKw बढ़ेगा तो हाफ ऑफ pKw, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ा तो Kw बढ़ा, तो pKw घटा तो हाफ ऑफ pKw भी घट गया, which is nothing but concentration of H plus या OH minus at neutral point या pH at neutral point भी कम हो जाएगी, दोनों घटेंगे. जी हाँ, ABD आबाद, दिस इज द करेक्ट आंसर. आप देखिए बहुत ही मनोरंजक था आज का सेशन. हमने पीएच स्केल डिफाइन कर डाली, ऑटोप्रोटलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर देखा, उसके बारे में जाना, पीएच स्केल का रहस्यमय टेम्परेचर वेरिएशन भी देखा है. मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, अक्सर क्योंकि सेशन के अंत में आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पीएच, कभी कभी बच्चे थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, और ये बहुत ही आसान है. जैसे ही एक बार अपने नोट्स को आप दोबारा पढ़ेंगे, तुरंत ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा. But you will need one more reading for this, most probably, unless you are very, very brilliant. Right? आज की मुलाकात को हम यहीं रोकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ऑफ कोर्स आगे बात करेंगे, अरे तो बहुत सारी बातें बाकी हैं. अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या. लेकिन अगले क्लास में देंगे इन बातों को विस्तार. तब तक के लिए करिएगा इंतजार. नमस्कार.